हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पार्ट 2, विचार संप्रेषण तथा अंतः वैयक्तिक संप्रेषण का भाग 2। भाग 1 में हमने विचार संप्रेषण जो कम्युनिकेशन है उसके उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है, क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स उसके होते हैं, विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज ये पार्ट 2 है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको सभी को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, हमारा अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उत्तराखंड एलटी एग्जाम की, ठीक है। तो हमारा एलटी साइंस का एग्जाम जो ऑनलाइन बैच है वो भी अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। इन केस किसी को एलटी साइंस का बैच भी लेना हो तो डेमो क्लासेस भी मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाली हुई है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की ये वीडियो जो आ रही है, जो इससे पहले पार्ट 1 आई, उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। कितने बच्चे ये सोचते हैं बस दूसरे तक को ना मिले, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे व्यूज रहेंगे, जितना मतलब परफॉर्मेंस जैसा रहेगा वीडियोस का, उसी अकॉर्डिंग वीडियोज आएगी। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फटाफट हम सारा पूरा कोर्स कराएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। और ये जो नोट्स आपको इसमें मिल रहे हैं ना, वो इतने इफेक्टिव नोट्स हैं क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स, बहुत ज्यादा इंटरनेट और बहुत जगह से लिए हुए हैं। मतलब आपका पूरा कवर करेगा, इसमें गुंजाइश ही नहीं रहेगी आपको कोई बुक्स पढ़नी पड़े। तो प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके समय सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अब हम बस देखते हैं कि आज का वीडियो का रिस्पांस कैसा है, इसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनेगी। अदरवाइज फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं कर पाऊंगी कंटिन्यू, क्योंकि जब आप लोग देखेंगे ही नहीं वीडियो तो बनाने किसके लिए है ना। तो इससे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, तभी फिर आगे को वीडियो हम कंप्लीट आगे को कर पाएंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं, हम कितने प्रकार से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिटी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्कूल में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। संप्रेषण तो बहुत टाइप के हैं, हर दार्शनिक ने, हर फिलोसोफर ने अलग अलग तरीके से दिया। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता सकती हूँ, जो एग्जाम में आते हैं। पहला होता है संप्रेषण का माध्यम, ठीक है। अगर हम देखें, पहला क्लासिफिकेशन जो है वो किस आधार पर है, संप्रेषण का माध्यम, मतलब कितने टाइप के मीडियम होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा रहेगा संप्रेषण की स्वतंत्रता के आधार पर, मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन करते वक्त आपको इंडिपेंडेंस है या नहीं, ये इसको अभी मैं डिटेल में बताऊं। नेक्स्ट है संप्रेषण, संप्रेषक तथा प्राप्तकर्ता की सक्रियता, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उन दोनों की एक्टिविटी, मतलब वो एक्टिव है या नहीं है उसके आधार पर। और लास्ट होता है संप्रेषण में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या, मतलब जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कितने लोग सम्मिलित हैं उस कम्युनिकेशन में, तो उसकी संख्या के आधार पर, ठीक है। तो आइए इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। तो अलग अलग बेसिस के आधार पर अलग अलग बेसिस हैं। तो पहला आधार लिया है संप्रेषण की स्वतंत्रता के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेट करने के लिए, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं, इस आधार पर, इस इंडिपेंडेंस के आधार पर कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। पहला होता है अनौपचारिक संप्रेषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये लिखा हुआ है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये देखिए, ठीक है। तो क्या कहता है, देखिए, जब एक समूह में
किसी को किसी से भी बात करने की आजादी हो तो उसे ग्रेप वाइन संप्रेषण कहते हैं, अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। ग्रेप वाइन संप्रेषण में कोई वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं की जाती, इसमें सभी आजाद होते हैं, कोई किसी से भी बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब स्कूल में अवकाश होता है तो सभी बच्चे आजाद होते हैं, अतः वे आपस में किसी से भी बात कर सकते हैं। देखिए क्या है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको इसको समझा देती हूँ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हेन एनीवन इन अ ग्रुप हैज फ्रीडम टू टॉक टू एनीवन, it is called informal communication, grapevine communication. There is no informal scientific way of talking in grapevine communication. In this, everyone is free and can talk to anyone. Examples: when there is a school holiday, all the children are free, so now they can talk to anyone among themselves. देखिए, आपको पता है जब हम क्या होते हैं ना, फ्री होते हैं किसी से भी बात करने के लिए, जैसे मैं आपसे बात करनी हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं कोई भी बात आपसे शेयर कर ले रही हूँ, ठीक है, अपनी दुखी की, अपनी सुख की, अपनी पढ़ाई की, दोस्ती की, ठीक है, मतलब सारी चीजों की खुल के आपके सामने अगर बातें रख रही हूँ तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा इनफॉर्मल या फिर ग्रेप वाइन। मतलब क्या है ना, मैं कोई आर्टिफिशियली नहीं कर रही हूँ, बना के सोच के बात नहीं कर रही हूँ। क्या है, मतलब मेरे मन में जो आ रहा है मैं सब बोल दे रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे को देखिएगा, जो छोटा सा बच्चा होता है, अक्सर जब उससे हम बात करने लगते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, देखना आप 3 साल से लेके 6-7 साल तक के बच्चे जो होते हैं आजकल के, ठीक है, तो उनसे जब आप बात करोगे ना तो सारी चीजें घर की बता देते हैं, सब कुछ बोल देंगे, चाहे उसमें कोई चीज अच्छा हो, पॉजिटिव हो, या कोई चीज नेगेटिव हो, वो बच्चा स्वतंत्र है बोलने के लिए, वो कुछ भी बोल रहा है, जो उसको लगा, जो उसने देखा, सब कुछ बोल रहा है। तो ये कम्युनिकेशन कैसा हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो बना के नहीं बोल रहा, बनावटी नहीं है, वो जो है उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब उसने बोल दिया। तो कोई भी व्यक्ति जो बात कर रहा है, अगर वो फ्री हो बोलने के लिए, जैसे हम क्या होते हैं, हम गप्पे मारते हैं, देखा है आपने, 4-5 लोग बैठते हैं ग्रुप में, ही नीचे डायग्राम में दिख रहा, 4-5 लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपस में गप्पे मार रहे हैं। तो गॉसिपिंग जो होती है, गॉसिपिंग होती है, हम बातें अपनी कहते हैं, इसने बताया, उसने बताया, इसने बताया। तो ये भी क्या है, इसमें हम जब गप्पे मारते हैं तो हम फ्री होते हैं बोलने के लिए, एक दूसरे के लिए हम फ्री से बोलते हैं, मतलब ये नहीं कि बनावटीपन में बोल रहे हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया ही है कि बच्चे की अगर बात करें तो स्कूल में बड़ा, मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में देखिएगा अक्सर, तो उनसे बोला जाता है टॉकिंग इंग्लिश, मतलब कहते हैं कि इंग्लिश इज कंपलसरी, मतलब आपने बोलना ही बोलना है इंग्लिश। तो वहां पर बच्चे का मन नहीं, लेकिन वो बोल रहा बनावटी तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या है, उसकी आजादी नहीं है बोलने की, लेकिन अब क्या है, वो घर आया, वो अपने हिसाब से बोल रहा है, अपनी बातें आपस में बोल रहे हैं, तो वो क्या है, अनौपचारिक संप्रेषण, जब वो आजाद होंगे कोई भी बोलने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आपको मंच दिया गया, ठीक है, आपने अपनी सारी बातें बोली या जैसे भी बोली, उसमें कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही बोलना है, ये नहीं बोलना है, आपने पन्ने से देख के बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो एक आजादी नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप अपने मन के विचार रख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, ठीक है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल में सबसे अच्छा यही होता है जब हम गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है, गप्पे मारते हैं, तो ये इनफॉर्मल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा होता है फॉर्मल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं अनौपचारिक, सॉरी, औपचारिक शब्द में थोड़ा वो रह रहा है, औपचारिक संप्रेषण। आप समझ गए होंगे, अनौपचारिक बता दिया, अनौपचारिक मतलब आपने क्या करना है, आप फ्री हैं बोलने के लिए। तो औपचारिक मतलब औपचारिकताएं करो, कहते हैं ना, औपचारिक है, करना ही पड़ेगा, फॉर्मेलिटी है, करो, कहते हैं ना, तो वैसे ही समझिए, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल से समझ लो फॉर्मेलिटी करनी है, जैसे हम कहते हैं अरे ये तो फॉर्मेलिटी करनी है, मन नहीं है आपका लेकिन कर रहे हैं आप। तो औपचारिक वही होता है, एक मतलब एक तरीका है, उसी तरीके में चलना है। तो ये लिखा है, जब बात करने का तरीका एक विधिवत और वैज्ञानिक हो तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। औपचारिक संप्रेषण में काम करने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ होता है और सभी अपने अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर अपने सीनियर से बात करते हैं। Formal communication, when the way of talking is methodical,
एंड साइंटिफिक। मेथोडिकल विधिवत, एक व्यवस्थित, और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक। इट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन और formal communication. The way of working in formal communication is very organized and everyone pays more attention to their respective work. Examples: when junior talks to his senior in office. आपने अक्सर देखा होगा जब हम ऑफिस में जाते हैं, क्या हमारा जेस्चर पोस्चर, हमारा बोलने का तरीका आपको स्वयं नहीं लगता कि बनावटीपन होता है? क्या आप घर में भी वैसे रहते हैं? नहीं रहते हैं ना। तो देखिए, आप घर में रह रहे हंसी मजाक से बोल रहे हैं, मतलब बोलने का तरीके नहीं है, बच्चे से अलग तरीके से बोल रहे हैं, बड़ों से अलग तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन जैसे आप एंटर करते हैं ऑफिस में, आप जैसे एंटर करते हैं स्कूल में, तो आपका जो तरीका होता है, जेस्चर पोस्चर, बोलने का तरीका, सब में बदलाव आ जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, अक्सर आप घर में किसी को नमस्ते नहीं करते होंगे, लेकिन स्कूल में आके आप नमस्ते करते हैं सभी को, चाहे आपका मन ना हो। ठीक है, वो आपकी फॉर्मेलिटीज है कि आपने करनी है, वो एक फॉर्मेलिटीज, औपचारिक तरीका है कि करना है। ऑफिस में हैंडशेक करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आप एक्चुअल में ऐसे है नहीं, आप घर में नहीं करते, लेकिन ऑफिस में जाके एक विधिवत, एक कह रहे हैं ना, एक साइंटिफिक तरीका, एक विधिवत तरीका है, एक ऑर्गेनाइज तरीका है, वहां पर अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, आप जूनियर हैं, अपने सीनियर से कोई बात कह रहे हैं, तो ऐसे, अरे यार तू क्या कर रहा है, अरे यार ये बताना था तुझे, क्या ऐसे बोलते हैं? नहीं। तो आपका एक तरीका होता है, सर ये वर्क ऐसे होगा, इसमें हमने ये किया है, मतलब आपका बोलने का तरीका जो होगा ना, बिल्कुल बदल जाएगा। एक तरीका ये है, मैंने बोला अरे यार सर ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक तरीका ही है। दूसरा मैंने कहा सर एक्चुअल में इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, इसमें पावर पॉइंट में यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, और इस वजह से ये चीज होना इम्पॉसिबल है, इसके लिए स्पेशलिस्ट हमें हायर करने पड़ेंगे। तो ये मैंने जो तरीका बोला, दोनों में फर्क है कि नहीं है, बताइए, है ना फर्क? तो एक तरीका वो है जो हम कैसे बोल रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से। अनौपचारिक मतलब फ्री है बोलने के लिए, हमने कह दी अपनी बात, दी नहीं है, हो रहा है मुझसे यार, ठीक है। और दूसरा तरीका, बात दोनों ने एक कही, लेकिन वो क्या था, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में बोला, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन, नहीं सॉरी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आप समझ गए होंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक प्रकार का क्या है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक मैनर से, एक तरीके से कही गई बात है। अनौपचारिक, आप फ्री हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा ये आपको। कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्रयास किया है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो इस वीडियो में हमारे सारे वीडियो इस चैप्टर के, जो हमारा 4th चैप्टर चल रहा, पूरा कंप्लीट ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिस है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या डिफरेंस है, यहाँ बेसिस दिए हुए हैं, हिंदी में भी मैं बताती चल रही हूँ। ओरिजिन, उत्पत्ति, डिलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड होता है फॉर्मल, ठीक है, मतलब एक इसका एक क्या है, एक निर्धारित संरचना होती है, जबकि इनफॉर्मल की बात करें, ये स्पॉन्टेनियस और अनस्ट्रक्चर्ड है। ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से आ जाता है, मैंने कहा अरे यार मुझे ये नहीं करना है, मैंने ऐसे नहीं जाना, अरे यार एक्साइटेड मैंने एकदम से कुछ भी बोल दिया। ठीक है, तो इसकी कोई पर्टिकुलर संरचना नहीं होती, स्पॉन्टेनियस से अचानक से आ जाता है कम्युनिकेशन, अचानक से हम अपने दोस्तों को बोलते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक, जो दोस्तों की तरह बोला जाता है, फॉर्मल होता है औपचारिक। नेक्स्ट, नेचर, प्रकृति कैसी है? प्रकृति आपको पता है कि जो फॉर्मल एजुकेशन कम्युनिकेशन होता है, मतलब वो फॉर्मल मतलब जो औपचारिक तरीका होता है, जो ऑफिसेज में होता है, एक वेल प्लान्ड होता है, अच्छे से निर्धारित किया होता है, सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, उसमें ऑथराइज्ड, एक अच्छा सा विधिवत होता है। जबकि इनफॉर्मल में कोई प्लानिंग करते हैं क्या? अगर मुझे गप्पे मारनी है तो पहले मैं प्लानिंग करूंगी क्या, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, नहीं, मैं बोलूंगी कुछ भी। तो ये अनसिस्टमेटिक कोई एक सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर फ्लो की बात करें, तो फ्लो की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड थ्रू चेन ऑफ कमांड। ठीक है, फॉर्मल में आपको पता है एक पर्टिकुलर चेन, कुछ कमांड्स रहते हैं, एक पर्टिकुलर आपको पता है, जैसे अगर मैं जूनियर हूं, अपने सीनियर से बात करते हैं, तो ये कह रहे हैं एक चेन ऑफ कमांड, हमें जैसे विश करना होता है, गुड मॉर्निंग सर, मतलब एक प्रॉपर तरीके से ही हम चलते हैं, उसमें एक चेन होती है, कमांड
चेन ऑफ कमांड कह रहा है ना, अलग अलग कमांड्स की चेन है, पहले गुड मॉर्निंग विश किया, फिर ये बताया मतलब प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल की बात करें तो इसमें कोई भी मतलब एक प्रॉपर तरीका नहीं होता, तो अनऑफिशियल चैनल्स होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, आप पता है फॉर्मल ऑफिस में कितना लचीले होते हैं, तो ये एकदम रिजिड होता है, कठोर होता है, इसमें नियम से चलना पड़ता है। इनफॉर्मल में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन है, कुछ भी बोल दो। ऐसे ही ये अथॉरिटी की बात करें, ऑफिशियल होते हैं फॉर्मल ऑफिस, ये अनऑफिशियल है, हम तो कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको बात करने में। नेक्स्ट है पर्पज, उद्देश्य क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मेनली बिजनेस या कहीं आप पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब एजुकेशन, इन सब चीजों में काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल हम जैसे टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, आपको पता है मैं अगर आपको एक दोस्त की तरह बात कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होता है, बोलने का सब तरीका अलग होता है। वहीं अगर मैं एक क्या है प्लान्ड मैनर में कोई चीज बोलूंगी, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, एक प्रॉपर मैनर में है, एक प्रॉपर प्लान्ड है, एक सिस्टम से है, तो उसमें समय लगता है किसी भी चीज में, ठीक है, टाइम टेकिंग है। जबकि अगर इनफॉर्मल की बात करें तो ये जल्दी जल्दी गप्पे मारनी हो तो बड़ी जल्दी पूरी होती हैं। लेकिन कभी वहीं अगर हम कहें कि पीपीटी बनाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, तो उसमें समय लगता है, इस तरीके से ध्यान रखें। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो आपको पता ही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो उसमें एक्यूरेसी होगी होगी। और इनफॉर्मल की बात करें, अनौपचारिक की बात करें, तो ये गॉसिपिंग है, र्यूमर्स है, डिसऑर्डेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, र्यूमर्स है, गॉसिपिंग है, तो ये क्या एक्यूरेसी इनमें क्या होगी, ये तो ऐसे ही र्यूमर्स है, ठीक है, तो एक्यूरेसी इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है फॉर्म, तो फॉर्म अगर हम बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है हम आपस में बात करके बताएं या लिख के बताएं, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड मैनर में करें, ठीक है। और इनफॉर्मल तो नॉर्मली ओरल ही होता है आपस में जब हम बात करते हैं, ठीक है, ओरल मतलब मौखिक रूप से। सोर्स की बात करें, कैन बी ट्रेस्ड, इसके सोर्स को ट्रेस किया जा सकता है, इसको ट्रेस कर, इनफॉर्मल को ट्रेस नहीं किया जाता। ट्रेस मतलब सर्च, सर्च करना। ये एक डायग्राम दिखाया है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है मीटिंग में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और ये सभी लोग बैठे हुए हैं एक ऑफिशियल मैनर, तो ये फॉर्मल यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, प्लान्ड मैनर में, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, ऑथराइज्ड तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा। जबकि ये तीन दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं नाचते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, तो ये क्या है, इनका कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं है। तो नेक्स्ट है संप्रेषण की दिशा के आधार पर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो दूसरा जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप है, प्रकार है, वो है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो दो प्रकार का होता है अगर दिशा के आधार पर देखें, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो एक तो होता है एक तरफा, जिसे वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। जब संदेश एक तरफ से ही होता है तो वह एकल या वन वे संप्रेषण होता है। इसमें भेजने वाला संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता उसे ग्रहण कर लेता है। वन वे कम्युनिकेशन, when the message goes from one side only, it is single or one way communication. In this, the sender sends this message and the receiver receives it. Examples, ठीक है। ये कह रहा है कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को बोला कि वे खड़े हो जाएं और बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो वह वन वे संप्रेषण हुआ। In a class, if teacher asks children to stand up, then the children stood up, then it was one a communication. मैं क्लास में आई, मैंने बच्चों से कहा बच्चों खड़े हो जाओ, तो बच्चे खड़े हो गए, है ना, बच्चे खड़े हो गए, तो मैंने बोला, केवल मैंने कम्युनिकेट किया, बच्चों ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस वो खड़े हो गए, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। इसके अलावा देखिए वन वे कम्युनिकेशन की बात करें तो नीचे डायग्राम दिख रहा है, एक कोई सेंडर है, उसने क्या किया, अपना मैसेज दिया और रिसीवर ने रिसीव कर लिया, तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, पहले से आप रेडियो सुनते थे, ठीक है, रेडियो में न्यूज आई, आपने, रेडियो क्या है, ठीक है, रेडियो में जो न्यूज देने वाला है उसने न्यूज दी,
रेडियो के माध्यम से हमने सुन ली, मैसेज सुन लिया, हमने न्यूज सुन लिया, तो हमने रिसीव कर लिया, तो ये कैसा कम्युनिकेशन, वन वे है ना। क्या मैंने भी उसको कोई जवाब दिया, नहीं दिया, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। समझ में आया आपको। इसके अलावा ये इस डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है वन वे कम्युनिकेशन का एक डायग्राम दिख रहा है, मैसेज इज सेंड टू सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रिसीवर के पास कोई चांस नहीं है कि वो कोई फीडबैक दे। वन वे कम्युनिकेशन में उसको चांस ही नहीं मिलेगा रिसीवर को कि वो फीडबैक दे। जैसे कि अगर आपने टीवी से कोई चीज सुनी, आपने टीवी से कोई चीज सुनी, आपने न्यूज देखी, उसमें तो न्यूज सुनते जा रहे हैं, तो क्या आप उसको रिप्लाई करके जवाब भी दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं करते ना। तो ये क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन। इसी प्रकार ये डायग्राम में देखिएगा, एक मैडम है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या आप इसमें रिप्लाई कर पा रहे हैं मेरा, मतलब कि मैं बोल रही हूँ, तो आपने ये बोला कि मैम ये एग्जाम्पल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्यों हुआ, नहीं कर सकते ना। तो ये भी क्या है, वन वे कम्युनिकेशन। अब आप ये मत कहिएगा कि हम मैसेज करेंगे, वो बात की बात है ना। तो वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, केवल मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं इस चीज को, तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा, द्वितरफा या टू वे कम्युनिकेशन, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनमें तर्क वितर्क होता है, अर्थात प्राप्तकर्ता और भेजने वाला दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक कक्षा में बच्चों से प्रश्न करता है और बच्चे उसका उत्तर देते हैं, तो वे टू वे कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन, व्हेन टू पीपल टॉक टू ईच अदर, देयर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम, दैट इज both the receiver and sender are involved. Examples: when a teacher ask a question to children in a class, children answer it, then टू वे कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। बहुत आसान सी बात है, टू वे कह रहा है तो दो लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, मैं क्लास में गई, मैंने कहा बच्चों, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आज कौन सा डे है, ठीक है, मैंने पूछ लिया कि हमें, अगर हम बात करें कि इसमें वायर जो होती हैं वो किस किस मेटल की बनती हैं, ठीक है, या करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो बच्चों ने आंसर दिया, तो मैं सेंडर थी, मैंने भेजा रिसीवर तक, तो रिसीवर जो बच्चे हैं उन्होंने रिसीव किया मेरा मैसेज, और सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज भेजा, और रिसीवर ने उसको रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद आंसर दे दिया और सेंडर तक वापस आ गया। तो कैसे हो रहा है, एक प्रकार से साइक्लिक प्रोसेस है, सेंडर से रिसीवर में गया और रिसीवर से फिर से सेंडर में आया, तो लगातार चलते रह रही प्रक्रिया, सेंडर रिसीवर से पूछ रहा है और रिसीवर उसका आंसर कर रहा है, तो ये हुआ टू वे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट में ही आपको पता है ऑनलाइन मीटिंग आप लोग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, तो क्या आप हाथ मिला पाते हैं, नहीं मिला पाते, लेकिन ऑनलाइन ऑनलाइन बातें हमारी हो रही हैं, ठीक है, हम माना कि फिजिकली आमने सामने नहीं है, लेकिन अगर हम कहें डिजिटली, तो हम आमने सामने है ना, हम लाइव क्लास ले रहे हैं, लाइव क्लास में आप सामने से दिख रहे हैं, मैं सामने से दिख रही हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर किया, या मोबाइल फोन में आप बात कर रहे हैं, मैंने फोन किया, हेलो आप कैसी हैं, आपने कहा मैं ठीक हूँ, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया जब दोनों बात करते हैं, ठीक है, जब दोनों बात करते हैं तो ये हो जाएगा टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया, जैसे इसमें ये डायग्राम दिख रहा है कि ओके, सो 3 और 3 6, तो ये भी इसका आंसर करा 4 और 4, नहीं इसने कहा 4 और 4 6, तो उसने कहा नहीं 3 और 3 6, तो इसका समझ में आ गया, तो मतलब ये बता रहे हैं इसको, इसने इसको लगा कि 4 और 4 होता है 6, लेकिन इसने बताया नहीं 3 और 3 6, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जैसे उसमें भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा क्लासरूम में टीचर आपको दिखाई दे रही है, ये बच्चों से क्वेश्चन कर रही है, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। तो ये हमारा एक टाइप था। अब हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे। नेक्स्ट टाइप है नेक्स्ट टाइप हमारा है संप्रेषण में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसकी संख्या के आधार पर, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारी हेडिंग भी थी,
संप्रेक्षण में कितने व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के या टू टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला है अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण, इस चैप्टर का नाम ही यही था, अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण। वैसे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण जिसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है तो वह अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पहले विद्यार्थी खुद से बात करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, व्हेन अ पर्सन थिंक्स अबाउट डिजायर्स इट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यहाँ पर इंट्रा होगा, ठीक है, इंटर नहीं, इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब ही होता है अपने अंदर, एक किसी के अंदर, ठीक है, इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन आस्क हिमसेल्फ अ क्वेश्चन इट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल, बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल द स्टूडेंट्स टॉक्स टू हिमसेल्फ। देखो अक्सर हम बात करते हैं ना, जैसे हम अकेले में होते हैं, कहते हैं हाँ मेरी जॉब कब लगेगी, मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, हम किसी से बात नहीं कर रहे, मैं अपने से ही बात कर रही हूँ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, सुबह से शाम मैंने इतनी किताबें पढ़ दी, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, इतनी सारी क्लासेस मैंने पढ़ दी, तो मैं क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। या मैं कह रही हूँ मैंने इतनी बार मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैं क्यों, मुझे अभी भी ये सवाल समझ नहीं आया, ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से जब हम अपने बारे में, अपनी ही इच्छाओं के बारे में खुद से सोचते हैं, अपने ही अंदर सोचते हैं, तो ये हो जाएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, वो किसी और से नहीं करेगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें वो केवल अपने आप से बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आप लोग बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप में से कितने ऐसे हैं जो अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण करते हैं, अपने ही खुद से ही बड़बड़ाते हैं, कहते हैं ना कितना बड़बड़ा रही है, अपने से ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में भी ये कह रहा है, कभी कभी हम क्या कहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं। देखिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन तीन टाइप का होता है। थिंकिंग, कभी कभी क्या होता है हम बोलते नहीं, सोचते हैं, जैसे हम लेटे हैं या कभी हम बैठे बैठे सोचने लग जाते हैं, मेरी जॉब नहीं, बोल नहीं रहे हैं लेकिन हम सोचे हमारी जॉब नहीं लगी, या मैंने ये पढ़ा मुझे ये नहीं हुआ। आप क्वेश्चन करते करते दिमाग में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं, ये भी तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। आपने कोई क्वेश्चन दिया, आपने कॉपी पेन यूज नहीं किया, आपने सीधे मन में ही आंसर निकाल लिया, तो ये भी है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा वोकल, आप कभी कभी क्या कहते हैं, मैं बड़बड़ाते रहते हैं, मेरा जॉब नहीं लग रही है, मैं इतना पढ़ रही हूँ, ऐसा भी बोल रहे हैं, किसी और से नहीं बोल रहे, अपने में ही बोल रहे हैं, तो वोकल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ऐसे तीसरे टाइप का होता है रिटर्न। कितनी बार कितने लोगों को आदत होती है, आपने देखा है कि वो सारी चीजें लिखते हैं, आपने देखा है अपने बारे में, जैसे उसने लिखा कि आज मैंने ये किया, कि मतलब मैंने इतना पढ़ा लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने ये क्वेश्चन किया, ये समझ नहीं आया। कुछ लोगों को लिखने की आदत होती है, अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है अपने आप से। तो इतने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन तीन टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये देखिए पहले डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सारे शो किए हैं, ये अपने बारे में सोच रहा है, थिंकिंग वाला है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसके अलावा ये देखो ये बहुत ज्यादा सोच रही है, ये क्या है, आपस में सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को देख रहा है, शीशे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा रिटर्न, वो लिखता है किसी चीज को। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब दूसरा टाइप होता है, ये होता है, ठीक है, अंतर वैयक्तिक संप्रेक्षण, हिंदी में कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब इंटर कहते हैं तो इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है, अर्थात जब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, तो वह संप्रेक्षण अंतरवैयक्तिक संप्रेक्षण कहलाते हैं। मतलब अपनी बारे, अपनी भी बात है तो दूसरे से कहेंगे, तो ये कह रहे हैं अंतरवैयक्तिक संप्रेक्षण। उदाहरण, मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाता हमेशा दूसरों के बारे में बताते हैं, अतः यह अंतर वैयक्तिक संप्रेक्षण हुआ। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, व्हेन देयर इज कन्वर्सेशन बिटवीन two or more people, that is when we talk about wishes of others, then the communication is called interpersonal communication. Examples,
Psychologists and counselors always talk about others, so this is interpersonal communication. काउंसलर की अगर बात करें, इसमें डायग्राम में देखिए एक बार, देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है इंटरपर्सनल, आपस में इनकी बातें हो रही है, तो ये इंटरपर्सनल, अपने से ही बात नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो ये क्या हो गया इंटरपर्सनल। वैसे ये काउंसलर है, ये काउंसलिंग कर रही है या कोई चीज बता रही है, जैसे मैं हूं आपको बता रही हूँ, तो ये भी क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। आप खुद को ही पढ़ाते हैं वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे आप अक्सर क्या करते हैं, आपने क्या किया, मैंने बोला पढ़ाओ, अब आपको कोई बच्चा नहीं मिला पढ़ाने के लिए, आप खुद को ही पढ़ा रहे हो, देखो ऐसा हुआ, देखो ये हुआ, फिर ये जोड़ोगे तो ये हुआ, तो आपस में ही कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इंट्रापर्सनल। और किसी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच बातें रख रहे हैं तो वो हो जाएगा इंटरपर्सनल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप है संप्रेषण की भाषा के आधार पर, ये फोर्थ है हमारा, संप्रेषण की भाषा के प्रयोग के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, एक तो होता है शाब्दिक, जिसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, लैंग्वेज। शाब्दिक संप्रेषण तब होता है जब मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों को प्रस्तुत किया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा शाब्दिक संप्रेषण का ही यूज करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज ऑलवेज यूज्ड टू वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन occurs when one's words are presented through oral expression. We use verbal communication mostly in our daily life. ये कह रहे हैं सिंपल सी बात है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके से होते हैं, एक तो मुंह से बोल रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर हम लिखते भी हैं, देखिए शाब्दिक हुआ शब्द के रूप में व्यक्त करना, शब्द के रूप में बोल के भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, और लिख के भी कर सकते हैं, रिटर्न, राइट। आप लिख के करें या बोल के करें, दोनों क्या है वर्बल कम्युनिकेशन है, दोनों में शब्दों का यूज करते हैं, बोलने में भी शब्द यूज करते हैं और लिखने में भी शब्द यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई चीज लिखते हैं या कोई चीज बोलते हैं तो इस टाइप का कम्युनिकेशन हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन या फिर शाब्दिक कम्युनिकेशन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सीधे आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अशाब्दिक कम्युनिकेशन। अशाब्दिक कम्युनिकेशन शब्द यूज ही नहीं करने हैं, बिल्कुल मुंह से कुछ नहीं बोलना है, हाथ से लिखना ही नहीं है। तो अशाब्दिक कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम इशारों, चिन्हों और कूट भाषा में बातचीत करते हैं तो वह अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए बहरे बच्चे को हम हाथों से इशारा करके बताते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हेन वी कम्युनिकेट थ्रू gesture, sign and coded language, it is called non-verbal communication. Example, we communicate with deaf children by making hand gesture. आपने देखा होगा जो डीफ बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बहरे बच्चे जो सुन नहीं सकते, उनको हम अक्सर क्या करते हैं, उनसे हम आपने साइन लैंग्वेज सुनी होगी, हम केवल इशारे से, हाथों के इशारे से उनको बताते हैं तो वो समझ जाता है, ठीक है, वो सुन तो नहीं पा रहा लेकिन हाथों के इशारे को उसने देख लिया, तो ये जो हमारा जेस्चर पोस्चर है, अक्सर आपने देखा है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसने इशारा किया है इस तरीके से, उंगलियां बनाई हुई हैं, ऐसे करके हम करते हैं ना, ऐसे करके हम, मुझसे बन नहीं रही है उंगलियां, ऐसे करके बढ़ते हैं, दो उंगलियों को जो हमारा अंगूठा है और ये उंगली है उसको ऐसे करके करते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी लग रही है, बोलते हैं ना बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये इसने साइन किया, उंगलियों को ऐसे दिखा के, विक्ट्री का साइन, जीत गए, ठीक है। इसके अलावा ये कह रही हेलो, ये कह रहा है गुड, गुड लक। इसके अलावा ये कह रही हार्ट, ये कह रही है हाय। तो ये समझ रहे हैं आप लोग। और कभी कभी हम क्या होता है, हमारा फेस बता देता है इसको गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने कुछ कहा भी नहीं और मेरा फेस देखते ही आप समझ गए ये उदास है, ये गुस्से में है, ये दुखी है ना। तो ये सब चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, यहाँ दिखाई दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर है, ठीक है, जेस्चर है, स्मेल है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं
जिससे हम क्या कहें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब है कुछ प्रिंसिपल, इसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने प्रयास किया है कि हमारी सारी चीजें इसमें कवर हो जाए। नेक्स्ट है संप्रेषण के सिद्धांत, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। और पहला है स्पष्टता का सिद्धांत। संप्रेषण करते समय हमारी भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो प्राप्तकर्ता उसका गलत अर्थ समझ बैठेंगे, इसलिए हमारी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे डायग्राम में देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं क्लास में कोई चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है, टीचर कुछ पढ़ा रही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया, यहाँ कुछ और ड्रॉ कर दिया, यहाँ कुछ और ड्रॉ कर दिया, यहाँ कुछ और ड्रॉ कर दिया। तो इस बोर्ड में देखिए क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अगर आपकी जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, पढ़ाना भी एक कम्युनिकेशन है, और जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपको क्लियर ही नहीं दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसा कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं होगा। इससे क्या होगा, सेंडर तो अपनी बात रख रहा हो लेकिन रिसीवर तक बात ही नहीं पहुंच रही होगी, वो समझ ही नहीं पा रहा होगा। तो सबसे बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में क्लियरिटी होना, बहुत जरूरी है। अगर उच्चारण की बात करें, अगर मैं कोई शब्द बोल रही हूँ, ठीक है, कोई चीज बोल रही हूँ, मैंने बोला कि आपको खाना खाना चाहिए, मैंने कहा मैं खाना चाहना, ऐसे करके बोल दिया, सोचू मैंने कहा आपने खाना खाना चाहिए, तो आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बोर्ड में कुछ पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड में भी आपको बच्चों के सामने इस तरीके से लिखना है कि क्लैरिटी रहे उसमें, कि वो बच्चे इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो वहां पर हम कहेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है। जिसमें आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम, जैसे ये तो क्या है, नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लेकिन इस डायग्राम में देखिए एक एक चीजें क्लियर दिखाई दे रही हैं, तो बच्चे देख भी रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो समझ में आ गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब क्लैरिटी होगी कम्युनिकेशन में, वो लिखने में भी हो सकता है और वो बोलने में भी हो सकता है। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये कह रहा है तभी हो सकता है जब संदेशों के बीच समन्वय स्थापित हो। जो मैसेज आप दे रहे हैं, ठीक है, मैसेज जो आप दे रहे हैं उनमें क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि बिना समन्वय के पहले वाले संदेश का अर्थ नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अतः बातचीत करते वक्त समन्वय होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। मैंने बोला सोचिए मैं आपको संदेश दे रही हूँ, ये पढ़ाने वाला है, मैं अभी बोल रही हूँ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें आपसी कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, हमें क्लियरिटी रखना चाहिए, हमें मतलब इजी रखना चाहिए। और अचानक से मैं टॉपिक बदल दे रही हूँ, अभी मैंने बोला कि हम केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, हम बॉटनी में ये देखा, बॉटनी का कोई टॉपिक उठा, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं सकता। अभी मैं कुछ और बोल रही थी, अभी मैंने एकदम टॉपिक बदल दिया। तो अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जब बात करते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या होता है, एक बात कर रहे होते हैं लेकिन वो बात धीरे धीरे हम कुछ और ही कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, सामने वाले, ये मैंने खुद महसूस किया है और आप लोगों ने भी किया होगा, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस बात से किस बात में आगे, हम टॉपिक क्या था। तो इसमें भी क्या होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रह जाता। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये है ना, हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हैपेंस ओनली व्हेन कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द मैसेज, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन द अर्लियर मैसेज वुड नॉट मेक सेंस। अब मैंने एक मैसेज दे दिया, वो मैसेज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने दूसरा दे दिया। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कोऑर्डिनेशन व्हाइल टॉकिंग। जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो एक बात आपकी पूरी होगी, एक मैसेज आपका कंप्लीट हो जाए, उसमें डिस्कशन हो जाए, तब आप दूसरी बात रखें। ये नहीं कि एक बात पूरी नहीं हुई आपने बीच में दूसरी बात कर दी। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपेटिबिलिटी। जब आप बातचीत करते हैं तो संदेशों के बीच में विरोधात्मक प्रवृत्ति ना हो, अर्थात दोनों संदेश एक दूसरे के विपरीत ना हो जो आप संदेश दे रहे हैं, ठीक है। सूचनाएं उपक्रम की नीतियां, योजनाएं और उद्देश्यों के अनुरूप ही होनी चाहिए।
Principle of compatibility: when you communicate, there should not be any conflicting tendency between messages. That is, both the message should be contradict each other. Information should be accordance with the policies, प्लान, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंटरप्राइजेस। ये भी लगभग जिस जो हमने पहले पढ़ा है लगभग वैसे ही है कि जो भी आप अपना कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इसकी जो थ्योरी है उतना अच्छा नहीं बता पाई जो मैं बता रही हूँ आपको। देखिए इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज भी है, थोड़ा मैंने अपनी ओर से जोड़ी है, वो इतना अच्छा नहीं बता पाई थी। देखिए इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंपेटेबिलिटी का क्या मतलब है। ये बच्चे बैठे हैं, ये क्लास मान लीजिए थर्ड में पढ़ता है, ठीक है, ठीक है, ये फिफ्थ में पढ़ती है, फोर्थ में पढ़ती है। अब मैं इनसे पढ़ा रही हूँ, सोचो ये पढ़ता है वन में पढ़ता है ये बच्चा, ठीक है, तो ये अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। अब मैं इनको पढ़ाने लगी, सोचिए कि इन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, बॉटनी का मैंने टॉपिक पढ़ाया, ट्रांसपायरेशन पुल पढ़ा दिया, ठीक है, मतलब ऐसे टॉपिक पढ़ा दिए जो उनके जिनके लिए बच्चे कंपेटेबल है ही नहीं, ठीक है। हम ऐसी बातें कर रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है ऑफिशियल उसमें बात कर रहे हैं, तो क्या ये बच्चे कंपेटेबल होंगे, क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सामने वाला जो हमारा रिसीवर है, सेंडर है, उनके बीच कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी भी होना चाहिए। मैसेजेस हमारे ऐसे ना हो कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करें और उन बच्चों के जिससे भी हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उनके लेवल से इतर हो, उनके लेवल के ही नहीं है, वो बच्चे कंफर्ट नहीं है, कंपेटिबल है ही नहीं उसके लिए, उस मैसेज को रिसीव करने के लिए। तो मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रही हूँ, बच्चे क्या जानेंगे, ये इतने छोटे से बच्चे हैं। सोचिए कि 3-4 साल का बच्चा है, उसको मैं कह रही हूँ चंद्रयान अभी वो होने वाला है, उसको क्या पता चंद्रयान के बारे में। तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपेटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, संगतता होना बहुत जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है फोर्थ, विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। संप्रेषण में सूचनाएं शिष्ट व शालीन होनी चाहिए। संप्रेषण के दौरान कठोर शब्दों, गाली गलौज आदि प्रयुक्त नहीं करने चाहिए। वो तो जनरल सी बात है। इंफॉर्मेशन शुड बी पोलाइट, कर्टियस इन कम्युनिकेशन, हर्ष, ठीक है, नॉट हार्श, सॉरी हर्ष नहीं, नॉट हार्श वर्ड्स, एब्यूजिव वर्ड्स, ठीक है, शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। मतलब हार्श वर्ड हम बोलते हैं, एब्यूजिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिसिटी होना बहुत जरूरी है, शब्द हमारे शालीन होने चाहिए। देखिए जब हमारी बातों में शालीनता होगी तभी आप मुझे सुनेंगे। मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, मैं अच्छे शब्द बोलूंगी तो आप सुनेंगे, अगर मैं गाली गलौज करूंगी, मेरे शब्द अच्छे नहीं होंगे तो आप मुझे नहीं सुनेंगे। जनरल सी बातें आप सामने भी देखते हैं, दो बच्चे हैं, वो आपस में क्या करते हैं, अच्छे से बोल रहे हैं तो उनकी दोस्ती हुई रहती है, लेकिन अगर वो गाली गलौज करते हैं तो आप वहां से उठ के चले जाते हैं, तो कम्युनिकेशन कैसा हो गया, इफेक्टिव नहीं रहेगा ना। जब सामने वाला रिसीव कर रहा है आपके मैसेज को और उसका रिप्लाई भी कर रहा है, तो वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लास्ट इसका जो लास्ट सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो है ध्यान आकर्षण का सिद्धांत, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन अट्रैक्शन। संदेश देते समय ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर भेजने वाले का ध्यान नहीं है तो वह गलत संदेश भी भेज सकता है, अतः संदेश देते समय ध्यान आवश्यक है। प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन अट्रैक्शन, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल while giving up essays, because if the sender is not attentive, then he can also send wrong messages. Therefore attention is necessary while conveying message. अक्सर आपने देखा होगा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण मेरे दिमाग में आया है। आप देखना, आप क्या करते हैं, आप कोई चीज बता रहे होते हैं बच्चों को, आप बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप टीचर्स हैं, आप बच्चों को कोई चीज, मैं टीचर्स का ही एग्जांपल लूंगी कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक टीचर है, वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ठीक है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही। तो होता क्या है, ये टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो आप सोचिए अचानक टीचर के हाथ में मोबाइल है, उसमें मैसेज आ गया, ठीक है, तो अब वो मैसेज का रिप्लाई करने में लग गया, और ठीक है मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं और उसको पढ़ाना था कुछ और, बोल दिया कुछ और। तो समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन अट्रैक्शन। आप जब अटेंटिव रहोगे, आपका ध्यान रहेगा, तभी जो सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं
उनका आपकी ओर को अट्रैक्शन रहेगा। अगर आप अटेंटिव नहीं है, आपका ध्यान किसी और चीज की ओर को है, तो आप सही सही नहीं बताएंगे, सही सूचनाएं नहीं देंगे, तो सामने वाले भी जो बैठे हैं वो आपकी ओर को अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो समझ में आ गया अटेंशन अट्रैक्शन का क्या प्रिंसिपल है कि अगर आप अटेंटिव हैं, जो सेंडर हैं आप हो, आप अटेंटिव हो, तो डेफिनेटली जो रिसीवर होगा, जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, जो सुन रहा है हमारी बात को, वो उसका भी अट्रैक्शन रहेगा, आपकी ओर को ध्यान आकर्षण रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब कुछ फॉर्म्स हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और प्रयास हमारा रहेगा कि आज शाम को ठीक है, हमारी एक क्लास रहेगी, उसका प्रीमियर मैं डाल दूंगी तो यूट्यूब पे, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्लासेस की क्या टाइमिंग रहेंगी। प्रयास करेंगे कि हम 8 बजे से 8:30 बजे के बीच क्लास शुरू कर दें, मे बी 8 बजे स्टार्ट कर दूं। इनकेस ऐसा कुछ नहीं भी रहा तो 8:30 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं लास्ट। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं इसके टाइप ही होते हैं, तो एक ऐसे ही थोरोली देख लेते हैं इसे। मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, आपने कहा ज्यादातर बोल के जो हम करते हैं वो हो जाता है मौखिक संप्रेषण, इसमें लिखने वाली भी प्रक्रिया आती है। तो सुबह से लेके सोने तक हमारे क्रम चलता रहता है। ठीक है, लिख के या फिर बोल के। इसके अलावा आंगिक संप्रेषण, आंगिक होता है फिजिकल कम्युनिकेशन, जब हम अपने आईज, हैंड, लेग्स, ठीक है, शोल्डर, ऑर्गन्स, मतलब जेस्चर पोस्चर से ही कम्युनिकेट कर लेते हैं। मैंने गुस्सा दिखाया, आंखें दिखाई, तो आप समझ गए इनको गुस्सा आ गया। मैं उदास हुई, मैं दुखी हुई, ठीक है, मैं रो रही हूँ, तो मेरे जेस्चर पोस्चर देख के ही, या मैंने इशारा किया आपको हेलो करने का, हाथ हिलाया, तो आप समझ गए हेलो कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फिजिकल कम्युनिकेशन। इसको मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ, ऑलरेडी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे। इसके अलावा ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिखित आपको बता दिया है, ये मैंने ऑलरेडी संचार माध्यम बताया हुआ है। तो इतनी सारी चीजें हैं, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें करवाई हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा, एक बार जब हमारा कंप्लीट ये कोर्स हो जाएगा तो मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्ट वो दूंगी। ठीक है, मतलब मैं तो कहूंगी टैबलेट्स कह सकते हैं, ऐसे शॉर्ट टैबलेट्स इसमें मिलेंगे, जो आपको क्या होता है एलटी में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड या सीडीपी वाले जो चैप्टर, जो हमारा 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना, उसको मतलब ये मान के चलिए कि आपको उसको मतलब 90% अचीव आप कर लेंगे उससे। ठीक है, पहले हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसके बाद ही मैं उसको पूरा बता पाऊंगी। तो देखिए, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो इतना सा तो आप भी हमारे लिए कर सकते हैं कि ये वीडियो को शेयर कर दें। लास्ट टाइम भी मैंने इसका जो इस संप्रेक्षण वाले टॉपिक का पार्ट 1 डाला था, मैंने अगर शेयर नहीं की तो आपने तो किसी से शेयर ही नहीं किया। अब सोचिए 3 to 4 डेज हो गए, उसमें केवल 70 व्यूज है। तो अगर ऐसे व्यूज रहेंगे तो मैं तो नहीं बना पाऊंगी आगे को वीडियो, कि हम मेहनत भी करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रही हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे हम पे कर देंगे मैम, प्लीज आप पढ़ाएं, हमें आपको समझ में आ रहा है, आपके नोट्स अच्छे हैं। तो अगर बच्चे पे करने को तैयार हैं तो है ना, मैं पे आउट करके भी तो कर सकती हूँ, लेकिन आप, मैं चाह रही हूँ सब तक ये वीडियो पहुंचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में, फेसबुक में शेयर करें, ताकि सभी तक वीडियोस पहुंच सके। और अगर वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं जल्दी से जल्दी और भी इफेक्टिव तरीके से और अच्छे नोट्स लाएंगे। और जो मैं टैबलेट्स आपको लास्ट में दूंगी वो तभी दूंगी जब हमारी ये वीडियोस अच्छी चलेंगी। चलिए, तो आज हमने बहुत अच्छी सी चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो